आमतौर पर ना जब भी हम मेंटेनेंस या भरण पोषण वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही फिक्स्ड सी में जाती है। हाँ, मतलब वही टिपिकल कोर्ट रूम, टेबल पर रखे तलाक के पेपर्स और दोनों तरफ खड़े वकील। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे मेंटेनेंस ना बस एक ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट है। या तो आप खुशी खुशी साथ रह रहे हैं या फिर आप अलग हो रहे हैं और एलिमनी दे रहे हैं। राइट। और हमारी फिल्मों ने भी इस इमेज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रही थी क्या हो अगर रियलिटी से एकदम अलग हो। मतलब सोचिए अगर शादी टूटी ही ना हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। या फिर गुजारा भत्ता मांगने वाली कोई पत्नी नहीं बल्कि एक विधवा बहू हो। या फिर एक ऐसी सौतेली माँ जिसका अपने बेटे से खून का कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, जब हम इन सिनेरियोस को देखते हैं ना, तो वो जो साफ सुथरी कानूनी तस्वीर है वो अचानक से बहुत कॉम्प्लेक्स और डीपली ह्यूमन हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव ने हम इसी कॉम्प्लेक्सिटी को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि लोगों को अपने राइट्स पूरी तरह पता नहीं होते। हाँ, तो मेरे सामने अभी लीगल रिसर्च पेपर्स और सुप्रीम कोर्ट की कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और हमारा फोकस होगा हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पर, जिसे हम शॉर्ट में हामा कहते हैं। राइट। और आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हमें हामा के सेक्शंस 18, 19 और 20 को समझना है। लेकिन हम इसे किसी बोरिंग लॉ स्कूल लेक्चर की तरह बिल्कुल अप्रोच नहीं करेंगे। हम इसके पीछे के क्यों और कैसे पर बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हामा 1956 ने दरअसल सदियों पुराने कस्टमरी लॉस को बस एक जगह कॉडिफाई किया था। इसका मकसद सिर्फ पैसा दिलवाना नहीं है। हाँ, ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी का मामला है। ये सोसाइटी में किसी भी वल्नरेबल इंसान को वेग्रेंसी यानी दर-दर भटकने से बचाने का एक लीगल सेफ्टी नेट है। सही बात है। तो बिना भारी लीगल जार्गन के हम इसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस रिश्ते से शुरू करते हैं जो मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट का बेस माना जाता है, यानी पति और पत्नी का रिश्ता। हाँ, सेक्शन 18 इसी रिश्ते को एड्रेस करता है और इसमें सबसे बुनियादी नियम यह है कि सेक्शन 18(1) के तहत एक हिंदू पत्नी को अपने जीवन भर पति से मेंटेनेंस पाने का पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार? मतलब ये एब्सोल्यूट है? एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस टेक्निकल चीज पर डिपेंड नहीं करता कि पति के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस है। अच्छा, तो अगर पति के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो तब भी? हाँ, ये प्रॉपर्टी से जुड़ा ऑब्लिगेशन है ही नहीं, ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है। मतलब जैसे ही शादी होती है ये ड्यूटी ऑटोमेटिकली पति पर आ जाती है। आई सी। क्योंकि हिस्टोरिकली शादी के बाद एक औरत अपना पूरा मैटरनल सपोर्ट सिस्टम छोड़ कर आती है, तो लॉ कहता है कि नए सिस्टम को उसकी केयर करनी होगी। बिल्कुल। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है सेक्शन 18(2) में। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। ओह, आप उस राइट की बात कर रहे हैं जहां वो अलग रह सकती हैं। हाँ, ये पत्नी को पति से अलग रहने यानी सेपरेट रेजिडेंस और फिर भी मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार देता है। वेट, रियली? मतलब शादी लीगली वैलिड है, कोई तलाक नहीं हुआ है और फिर भी वो अलग रहकर गुजारा भत्ता मांग सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन कानून किसी को ये आजादी बिना किसी वजह के तो नहीं देगा। इसके कुछ तय ग्राउंड्स हैं। राइट, कोई भी बिना किसी वजह के सुबह उठकर अलग तो नहीं रहने लगेगा। तो ये ग्राउंड्स क्या है? पहला है डिजर्शन, यानी अगर पति बिना किसी वाजिब कारण के या पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसे छोड़ दे। और दूसरा शायद क्रूअल्टी होगा, जो बहुत कॉमन है। हाँ, क्रूअल्टी। और क्रूअल्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल मारपीट नहीं है। अगर पति का बर्ताव ऐसा है जिससे पत्नी को अपनी जान या मेंटल हेल्थ का डर हो तो वो अलग रह सकती है। ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। और मैंने पढ़ा था कि इसमें कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वाले ग्राउंड्स भी हैं, जैसे अगर पति को कोई गंभीर बीमारी हो। हाँ, एक्ट में स्पेसिफिकली वायरलेंट लेप्रेसी लिखा गया था। या फिर अगर पति की कोई दूसरी पत्नी जीवित हो या वो उसी घर में कोई कॉन्क्यूबाइन या रखैल रखता हो। ओह वाओ, ऐसे सिचुएशंस में तो एक औरत की डिग्निटी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए लॉ कहता है कि आप अपना आत्मसम्मान बचाइए, अलग रहिए और पति लीगली बाउंड होगा आपको सपोर्ट करने के लिए। और एक आखिरी ग्राउंड ये भी है ना कि अगर पति अपना धर्म बदलकर नॉन हिंदू बन जाए, हाँ, तब भी पत्नी अलग रहकर मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन हर अधिकार की एक बाउंड्री होती है। राइट। सेक्शन 18(3) यही बताता है कि ये अधिकार कब हाथ से निकल जाता है। एग्जैक्टली। अगर पत्नी खुद अनचेस्ट या चरित्रहीन हो जाए या अपना धर्म बदल ले तो वही अधिकार खो देती है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक लीगल उलझन आ रही है।
अगर एक पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट यानी HMA के तहत भी पैसा मांग सकती है, तो इस HMA की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। दोनों कानून पैरेलल क्यों चल रहे हैं, राइट? हाँ, क्या ये आपस में टकराते नहीं हैं? इसको समझने के लिए हमें 1993 के एक लैंडमार्क जजमेंट को देखना होगा। चंद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन केस। ओह हाँ, उस केस ने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कानूनों के बीच की लकीर बहुत शार्पली डिफाइन की थी। बिल्कुल। HMA का सेक्शन 25 तब पिक्चर में आता है जब शादी का एंड गेम चल रहा हो, यानी डाइवोर्स या नलिटी की डिक्री पास हो रही हो। मतलब वो एक टूटते हुए रिश्ते का मेंटेनेंस है। एग्जैक्टली। लेकिन HMA का सेक्शन 18 एकदम अलग यूनिवर्स में ऑपरेट करता है। ये तब लागू होता है जब शादी सबसिस्टिंग हो, यानी शादी कानूनी रूप से कायम हो। पत्नी तलाक नहीं चाहती, बस हालात ऐसे हैं कि एक छत के नीचे रहना पॉसिबल नहीं है। सही कहा। हमा शादी टूटने के वक्त सहारा देता है, जबकि हमा शादी को जिंदा रखते हुए अलग रहने को फंड करता है। और जब हम रहने की बात कर रहे हैं तो BP अचाला आनंद केस का जिक्र करना बनता है। कोर्ट ने कहा था कि राइट टू रेजिडेंस मेंटेनेंस का ही एक अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। आखिर ऐसे गुजारे भत्ते का क्या फायदा अगर औरत को सड़क पर सोना पड़े? एग्जैक्टली। डिग्निटी के साथ जीने के लिए एक सेफ स्पेस सबसे बेसिक जरूरत है। चलिए अब पति पत्नी के रिश्ते से आगे बढ़ते हैं। अब हम हमा के सेक्शन 19 पर आते हैं। हाँ, क्या होता है जब वो प्राइमरी सेफ्टी नेट यानी पति खुद इस दुनिया में नहीं रहता? जब पति की मृत्यु हो जाती है तो एक विधवा बहू का क्या अधिकार है? ये कानून का बहुत ही प्रोग्रेसिव हिस्सा है। सेक्शन 19 एक विधवा बहू को अपने ससुर से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार देता है। लेकिन ये अधिकार सेक्शन 18 की तरह एब्सोल्यूट तो नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कंडीशनल ऑब्लिगेशन कहते हैं। ये हक तभी मिलता है जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी हों। मैं इसे एक ट्रेपीज आर्टिस्ट के सेफ्टी नेट्स की तरह समझती हूँ। विधवा बहू के केस में कानून ने नेट्स की एक हायरार्की बनाई है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। पहला नेट है उस औरत की खुद की कमाई या प्रॉपर्टी। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ठीक है। और अगर वो नेट फेल हो जाए तो दूसरा नेट है उसके मृतक पति की एस्टेट। हाँ, और अगर वहां से भी कुछ ना मिले तो तीसरा नेट उसके अपने माता पिता हैं और चौथा नेट उसके खुद के बच्चे हैं। ओह आई सी। और जब ये चारों नेट्स काम ना करें, यानी खुद का पैसा ना हो, पति की प्रॉपर्टी ना हो, मायके वाले और बच्चे सपोर्ट ना कर पाए, सिर्फ तब ससुर का नेट ट्रिगर होता है। एग्जैक्टली। और यहाँ एक और लॉजिकल रीजन है। ससुर पर यह फर्ज अनकंडीशनल नहीं है। हाँ, मतलब कोर्ट ससुर से ये तो नहीं कहेगा ना कि अपना घर बेचकर बहू को पैसे दो। बिल्कुल नहीं। ससुर की कानूनी जिम्मेदारी तभी बनती है जब उसके पास कोई को पार्सनरी प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति हो। और वो भी ऐसी पैतृक संपत्ति जिसमें से बहू को कोई हिस्सा ना मिला हो। राइट। क्योंकि पैतृक संपत्ति में मृतक बेटे का जन्म से अधिकार था, तो अब ससुर उस हिस्से को एंजॉय कर रहा है। समझ गई। इसलिए विधवा बहू का उस पैतृक संपत्ति पर एक मॉरल और लीगल दावा बनता है। लेकिन अगर ससुर के पास सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो कानून ससुर को फोर्स नहीं कर सकता। और हाँ, अगर विधवा बहू दूसरी शादी कर ले तो यह जिम्मेदारी तुरंत खत्म हो जाती है। सही बात है। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए बहू और ससुर की नहीं बनती और बहू अपने मायके चली जाती है। तो क्या ससुर ये कह सकता है कि वो मेरे घर में नहीं रहती तो मैं पैसे क्यों दूं? एग्जैक्टली। इसका जवाब हमें 2024 के श्री राजपति वर्सेस SMT भूरी देवी केस में मिलता है। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि मायके में रहने का मतलब ये नहीं है कि उसने ससुराल से लीगल रिश्ते तोड़ लिए हैं। राइट। वो अपने पेरेंट्स के घर रहकर भी ससुर से मेंटेनेंस मांग सकती है। बिल्कुल। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में कैलकुलेशन कैसे होता है? अमाउंट कैसे तय होता है? इसके लिए वो मिठाईलाल राम बिहारी साहू केस बहुत इंटरेस्टिंग है। ससुर खेती से सालाना 35,000 रुपए कमाता था। हाँ, और उसके 3 और बेटे थे और एक मृतक बेटे की विधवा पत्नी थी। तो कोर्ट ने बहुत ही मैथमेटिकल अप्रोच ली, इनकम को 4 हिस्सों में बांटा और मृतक पति के हिस्से के आधार पर बहू को करीब 9,000 रुपए सालाना दिलवाएं। ये केस दिखाता है कि कोर्ट इमोशंस में बहकर ससुर पर कोई इम्पॉसिबल पेनल्टी नहीं लगाता। प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली। चलिए अब तीसरे अहम सेक्शन 20 पर आते हैं, खून के रिश्ते। हाँ, यहाँ जिम्मेदारियां पूरी तरह से अनकंडीशनल और पर्सनल हैं। मतलब ये सेक्शन हर हिंदू व्यक्ति पर अपने बच्चों और बूढ़े या बीमार माता पिता को सपोर्ट करने की ड्यूटी डालता है। एग्जैक्टली। बच्चे चाहे लेजिटिमेट हों या इलेजिटिमेट,
उन्हें सपोर्ट करना ही होगा जब तक वो माइनर हैं। लेकिन यहाँ अनमैरिड डॉटर्स के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, सेक्शन 23 के हिसाब से एक अविवाहित बेटी अगर 18 साल से ऊपर की भी हो जाए तब भी उसे मेंटेनेंस मिलेगा। ये बहुत ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाला प्रोविजन है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और वो खुद को सपोर्ट नहीं कर पाती, राइट बना रहता है। बिल्कुल। और इसमें उसकी शादी का खर्च भी शामिल है। वाओ! और माता पिता के केस में क्या होता है? एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है सौतेली माँ के बारे में। हाँ, क्या एक बेटा ये कह सकता है कि बायोलॉजी के हिसाब से ये मेरी सगी माँ नहीं है, तो मैं पैसे क्यों दूं? एग्जैक्टली, कीर्तिकांत डी वदोदरिया केस में यही हुआ था ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि एक निसंतान सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे से मेंटेनेंस मांग सकती है। मतलब कानून ने बायोलॉजी से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी और डिपेंडेंसी को चुना। राइट। और जसबीर कौर सहगल केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां कोर्ट ने कहा था कि पिता को अपनी अविवाहित बेटी को मेंटेनेंस देना ही होगा, भले ही वो अपनी मां के साथ अलग रह रही हो। बिल्कुल, सेपरेशन आपकी ड्यूटी को खत्म नहीं करता। तो अब तक हमें ये समझ आ गया कि मेंटेनेंस किसे मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कितना मिलेगा। हाँ, और क्या ये रकम जिंदगी भर एक जैसी रहती है? सेक्शन 23 कोर्ट को ये डिसाइड करने का डिस्क्रिशन देता है। कोर्ट कई फैक्टर्स देखता है ना, दोनों पार्टीज का स्टेटस, उनकी वाजिब जरूरतें और खुद की इनकम। एग्जैक्टली। और सेक्शन 25 कहता है कि ये अमाउंट फिक्स नहीं है। मैं इसे एक डायनामिक सब्सक्रिप्शन की तरह देखती हूँ। ये कोई ईएमआई नहीं है जो लॉक हो गई। सही कहा। अगर परिस्थितियों में कोई मटेरियल चेंज आता है, जैसे जॉब चली जाए या प्रमोशन हो जाए, तो अमाउंट घट या बढ़ सकता है। लेकिन लोग तो अपनी इनकम छुपाते भी हैं ना। हाँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राजनेश वी नेहा केस में एक 8-पॉइंट फॉर्मूला दिया। राइट। अब कोर्ट ये भी देखता है कि क्या पत्नी ने परिवार के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी, उसका लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। बिल्कुल। और शादी के दौरान उनका लाइफस्टाइल कैसा था। ये सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है डिग्निटी की तरफ। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें, तो हमारा 1956 का असली मकसद क्या है? इसका कोर मकसद है सोसाइटी में वेग्रेंसी और गरीबी को रोकना, ताकि परिवार का कोई भी कमजोर सदस्य बेसहारा न रहे। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते ना मेरे दिमाग में एक सोचने वाला सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कानून ने पत्नियों, विधवा बहुओं और माता पिता को तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन आज के टाइम में उन औरतों का क्या जो लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं? ये एक बहुत बड़ा लीगल गैप है। या फिर उस सेकेंड वाइफ का क्या जिसकी शादी हिंदू लॉ के तहत वॉइड या शून्य मानी जाती है? हाँ, हमा में इनके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हालांकि सीआरपीसी 125 के तहत कोर्ट्स ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। राइट। लेकिन सिविल लॉ में आज भी ये जगह खाली है। समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं, तो क्या हमारे इन दशकों पुराने कॉडिफाइड लॉज को अब एक नए अपडेट की जरूरत है? आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। कानून को भी बदलते समाज की धड़कन महसूस करनी चाहिए। तो इसी थॉट के साथ आज के द डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।